अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद उस्मान और आज मैं आपको टोहामा 2D यानी ओपन टूल्स का ये वर्जन है, इस पर सेल शेडिंग के साथ एनिमेट कैसे करते हैं वो बताऊँगा। तो अगर आपने मेरा 2D एनिमेशन कोर्स मुकम्मल नहीं किया तो वो ज़रूर देखें ताकि आपके फंडामेंटल्स थोड़े बेहतर हो जाएं। और अब मैं यहाँ पे कुछ एनिमेट करके देखूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि मुझे जो है एक कैरेक्टर को थका हुआ दिखाना है अपनी एनिमेशन सीरीज़ में, तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था और आज आपके सामने ही उसे ट्राई करूँगा ताकि आपके सामने ही तकरीबन चीज़ें रियल रहें। जो फ्रेम है ना, उसके साइड पे हल्का सा छोटा सा एक रफ़ सा, कुछ ज़्यादा ही रफ़ यानी रफ़ का भी रफ़ वर्जन बना के देखूँ जो मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, ताकि मुझे एक प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें मैंने एक कैरेक्टर बनाया जिसके कंधे में शदीद नीचे रखूँगा, सही है, क्योंकि कैरेक्टर को मुझे थका हुआ दिखाना है तो उसकी प्रैक्टिस मेरी यहाँ हो जाएगी। और अब मैं इस फ्रेम में इसके कंधे थोड़े से ऊपर जाते हुए दिखाऊंगा, इस तरह। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट रफ एनिमेशन पेंट करना शुरू कर देता, और अगर आपको ये जो स्टेप हो सकता है कुछ लोगों को अनोइंग लग रहा हो, वो नहीं करता, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। मैं प्रोजेक्ट फाइल सेव कर लूँ इसकी, और मैं वैसा नहीं बना पाता जैसा मुझे बनाना चाहिए था, क्योंकि अब ये थकावा बेहतर आ गया। तो अब हम इसे फेयर करके बनाएंगे, सही है। क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल क्लास है, इस वजह से थोड़ी सी बड़ी होगी और इसमें मैं काफ़ी मेन चीज़ें डिस्कस करूँगा सॉफ्टवेयर की। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा कैरेक्टर है ये वाला, उस्ताद पॉडरी। विलन है मेरी एनिमेशन सीरीज़ का। क्या ये वाकई विलन है? तो खैर स्पॉइलर क्या बताऊँ, अभी आपको एक स्पॉइलर पता तो चलिए होगा इसकी शक्ल देख के। नहीं पता चल रहा स्पॉइलर है? पता चल रहा है स्पॉइलर। खैर इसे मैं दूसरे स्क्रीन पर रख दिया, मेरे पास दो मॉनिटर है, तो जिसमें मैं एक रेफरेंस के लिए रखता हूँ, और आपको रेकमेंड करूँगा कि दूसरा मॉनिटर रखें रेफरेंस के लिए। और यहाँ मुझे छोटी सी गाइड भी मिल जाएगी इनको देख के कि किस तरीक़ा का कैरेक्टर मुझे रखना है। तो स्टार्ट करता हूँ। गला मेरा ख़राब हो रहा है, शायद मुझे कोरोना हो गया। वाकई हो सकता है हो गया, पता नहीं। एनिमेशन में एक टिप दे रहा हूँ कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अपना हाथ को टाइट नहीं रखें, लूजली हाथ फेरें। चीज़ें ख़राब होंगी, कोई बात नहीं, उन्हें एडजस्ट करें अपने हिसाब से और करैक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करें। अभी मैं अपनी रेफरेंस सीन्स पे करैक्टर के फेस का शेप देख रहा हूँ। बीच से मैंने लाइन खींच दी, लेकिन सीधी लाइन भी नहीं खींचना आ रही मुझे। मोटिवेशन लें मुझसे और आज ही अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, ये वाली लाइन होती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे आँखें आएंगी। ओके, तो ये आ गया फेस। एक बार सही बन जाए तो हम इसे कॉपी पेस्ट करके मज़ीद आगे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। सही, तो ये बना दिया मैंने ये कैरेक्टर उस्ताद पॉडरी। अब मैं इसको अलग अलग फ्रेम्स में, जैसे ये दूसरा फ्रेम है, इसमें ड्रॉ करूँगा। तो खाली यहाँ तक मिसाल दिखाऊंगा आपकी। देखें, ये यहाँ इसका मुंह खुला हुआ है, अब यहाँ इसके कंधे हल्के से ऊपर होंगे, फिर मज़ीद ऊपर, फिर मज़ीद ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। और दूसरा फ्रेम तो रिपीट ही हो रहा है, और 5 पे आई थिंक रुकेंगे। तो 1 2 3 4 5 2 1, 1 2 3 4 5 2 1। इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है कि कंधे जा तो हल्के रहे ऊपर, लेकिन नीचे अचानक ऐसे जैसे वाकई थका हुआ है ये कैरेक्टर। तो मैं दूसरा फ्रेम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा ना मैं यहाँ, और फिर मैं एडिट करने बैठूँगा, तो यहाँ पे वो पहला फ्रेम एडिट नहीं हो पाएगा। इसकी टेक्निक क्या होती है, ये वाला कॉपी पेस्ट थोड़ा अलग होता है। इस पहले फ्रेम को मैं पकड़ूंगा और यहाँ सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा। अब दूसरे फ्रेम के ऊपर जाऊँगा, पेस्ट करूँगा। तो अब ये पहला वाला फ्रेम कॉपी होके नहीं आया, बल्कि पहला वाला ही आया एक तरह से, लेकिन वो उस तरीक़े से नहीं आया जैसे उसे
आना चाहिए था। जैसे क्रीता में ये सीन थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैं बता रहा था। ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ऐसा सीन नहीं होता, इसमें होता है कि सिलेक्शन टूल से हल्का सा सिलेक्ट करके आपको लाना पड़ता है। अब मैं इसके कंधे ज़्यादा नहीं, हल्के से ऊपर करूँगा। अच्छा, वैसे एक प्रोसेस होता है, पहले की पोजेस बनाते हैं फिर उनके इन बिटवीन बनाते हैं। अभी मैंने वो वाला मेथड नहीं चुना क्योंकि जिस तरह का ये सीन था इसमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल शेप्स मुझे नहीं चाहिए थे। सही, तो अब देखें यहाँ पे मैंने इसका कंधा ऊपर कर दिया, पहला फ्रेम, दूसरे में हल्का सा कंधा ऊपर, और अगर मैं चाहूँ तो इसकी सर थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उसकी ज़रूरत महसूस होगी मुझे। थोड़ा सा कर देता हूँ, ये मैंने सर पकड़ा, हल्का सा नीचे कर दिया। अब मैं गया तीसरे फ्रेम में और यहाँ पे मैंने पेस्ट की तस्वीर। आई थिंक दूसरे को ही मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, नहीं आई थिंक पहले ही ठीक है। और अब मैं इसके कंधे को मज़ीद पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करूँगा। आई नो ये स्टेप थोड़ा सा आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन आप कौन सा मूवी देखने बैठे हैं, आप भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं बैठ के। अब इसे हल्का से नीचे कर दूँगा, सही है। दिस इज़ एनिमेशन गाइस, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ों को चेंज करना। आपको क्या लगा है, आपको क्या लगा आपको बैठ के आइसक्रीम खानी होगी तब एनिमेशन बनता है, या आपको भागना होगा उससे एनिमेशन बनेगा? नहीं, एनिमेशन में एक जगह बैठ के हल्के हल्के करके फ्रेम को ख्वारों की तरह चेंज करना। सॉरी मैं अपनी फील्ड का मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसी मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा डर रहे हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो खैर अभी तो मुश्किल चीज़ की भी नहीं है, अभी तो खाली कंधे ऊपर नीचे कर रहा है, ताकि अगर कोई नया एनिमेशन देख रहा है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो कंधे ऊपर जाने के सीन तो मैंने बना दिए, इसी तरीके से मैं नीचे आने वाले कंधे नीचे आते हुए बनाऊंगा। तो मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। फाइनली मैंने ये जो बेसिक शेप्स है उसमें कैरेक्टर को थकावा बना दिया है, और काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ इस छोटे से जो मैंने ये बनाया है कैरेक्टर स्टिकमैन, उसे देख के रेफरेंस लेने में। अच्छा, एनिमेशन का एक प्रिंसिपल होता है एग्जैजुरेशन, जिसमें हम चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और वो मैंने अभी इस्तेमाल किया है कि इसे मैंने कुछ ज़्यादा ही हिलता हुआ दिखा दिया। असली में कोई थकता है तो खाली हल्के से वो सांस लेता है, हल्का सा हिलता है, लेकिन एनिमेशन में हम चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चढ़ा देते हैं ताकि दिखने में इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा है उसका, लगे वाकई में बहुत ज़्यादा थकाव है। तो अब मैं इसकी एक और लेयर बनाऊंगा इसके ऊपर, और नीचे वाले की ओपेसिटी कम कर दूंगा। तो नीचे वाले की ओपेसिटी मैंने हल्की सी कम कर दी, तकरीबन मैं चलो 40% पे ले आता हूँ, नहीं 30%, बहुत ज़्यादा लाइट, और इसे मैं लॉक कर देता हूँ। और ऊपर जो मैंने नई लेयर बनाई है उस पर हम इसको थोड़ा सा फेयर करना स्टार्ट करेंगे, सही। और फेयर के लिए भी मैं ये नाइफ ब्रश ही यूज़ करूँगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो मैं पहला फ्रेम ड्रॉ करके दिखाया था, बाकी आपको ख़ुद अंदाज़ा लगाना है। तो मैंने ये जो लाइन खींची थी ये आँखों का अंदाज़ा लगाने के लिए होती है। अभी आई थिंक ब्रश बहुत मोटा है, ब्रश को मैं करूँगा छोटा। मच बेटर। नीचे वाली लेयर की ओपेसिटी मज़ीद कम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब मैं इसकी आंखें बनाऊंगा सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले आंखों का ध्यान इसलिए देना होता है आपको कि जब भी हम किसी को देखते हैं सबसे पहले हम उसकी आंखों में देखते हैं। अगर हम किसी की आंखों में ना देखें तो उसके हमें इमोशंस का पता नहीं चलता वो किस हाल में। तो हमेशा आंखों पे देखते हैं, फिर हो सकता है तभी कहते हैं कि कैरेक्टर की जो है ना आंखों में थोड़ी डिटेल देनी चाहिए। आईने में जितने होते हैं वो आंखों में डिटेल देते हैं कि उससे एक लुक आता है कि कैरेक्टर जो है वो थोड़ा डिटेल्ड है। अगर कपड़ों में डिटेल ना भी हो खैर है, आंखों में डिटेल देनी चाहिए। वैसे मर्ज़ी है कुछ नहीं देना चाहें तो भी इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आंखों की कम से कम पोजीशन तो ठीक हो। यानी अभी भी मैं कोशिश करूँगा इस बात की कि आंखों की जो पोजीशन है मेरे कैरेक्टर की शुरू में ठीक आ जाए, बाद में तो इसी को मुझे अपना फोकस पॉइंट बना के एनिमेशन बनाना है इस पर। तो यहाँ हल्की सी आँखें इसकी ऐसी आएंगी और यहाँ पे हल्की सी ऐसी आएंगी। असल में इसकी आंखें थोड़ी सी मुझे टुन सी भी दिखानी होती है, पॉडरी है ज़ाहिर है, लेकिन
आई थिंक इतना काफ़ी है। दूर से देखता हूँ। इसे हल्का सा बड़ा कर दिया मैंने। आई थिंक इतनी ठीक है। ये था आंखों के ऊपर वाला हिस्सा, ये मेन होता है। मैं तो हमेशा इसको ही सबसे पहले बनाता हूँ। अच्छा, पहले एक आँख की पलके बनाई, फिर दूसरी आँख की पलके बनाई। अब एक आँख नीचे से बनाऊँगा और दूसरी नीचे से बनाऊँगा। ये मेथड होता है आँखें बनाने का। अब इस आँख का ये प्यूपल बनाऊँगा, फिर दूसरी आँख का। इससे फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, इसकी आँखों का प्यूपल को मैं थोड़ा छोटा दिखाऊँगा। आँखों का प्यूपल छोटा जब होता है जब कैरेक्टर परेशान हो। अगर परेशान ना हो कोई तो बड़ा बना सकते हैं आप। अभी तो मैंने छोटा ही बनाया। और इसकी जो कलमें होंगी वो मैं उठी हुई बना रहा हूँ हवा में, इस तरह। आई थिंक थोड़ा और ऊंची हो तो बेहतर है, बल्कि पलके आएंगी नहीं, आ जाएंगी आई थिंक, मुझे लग रहा है आएंगी, क्योंकि इसके बाल ही इतने बड़े हैं। इसके कान तो बालों के अंदर छुप जाते हैं। तो मैं थोड़ी सी एसिमेट्रिकल बनाई है, एक थोड़ी सी ऊपर, दूसरी थोड़ी सी नीचे। आई थिंक पहली वाली को थोड़ी सी मैं ज़्यादा नीचे कर देता हूँ सिलेक्शन टूल से। अब इसके मुंह की बारी। नाक एनिमे में नाक पता है किस तरह बनाता है? जिस आर्ट स्टाइल में मैं करेक्टर बना रहा हूँ ना, उस आर्ट स्टाइल में आंखें जो होती हैं स्टाइलिस्ट करेक्टर की थोड़ी सिंपल रहती है। नाक जो होती है, सॉरी आंखें बोल रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। हल्की सी यहाँ से नाक मैंने सिंपल बनाई, जैसे बस पता चल जाए सामने वाले को कि यहाँ पे कुछ है। एग्जैक्टली असल में डिटेल नाक बनाए ना, अगर बहुत ज़्यादा तफसीली, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर नाक मैंने इस तरह बनाई ना यूं करके, तो इतना बुरा लगेगा कैरेक्टर, उफ। तभी क्या करते हैं, नाक को तफसीली नहीं बनाते, हल्का सा। कुछ लोग बना भी देते हाईली डिटेल्ड में। अब यहाँ पे मैं मुंह बनाऊंगा। इसका मुंह शुरू में खुला हुआ था, तो इसे मैं इतना बड़ा खोल दूंगा। यहाँ मैंने बना दिया इसके दांत, मुंह, और यहाँ मैंने बना दी इसकी ज़बान। तो मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट कर लिया पहले फ्रेम की अपने, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं पीछे की ये जो रफ लाइंस है ना ऑफ़ कर दूं, तो अभी आप, मुझे पता है आप क्या सोचोगे, ये बहुत ही हिलावा लग रहा है, यानी इसके बाल टेढ़े बिंगे हैं। और ज़ाहिर है इसके बाल इसलिए बिखरे हुए हैं, ये भी बहुत देर से लड़ रहा था। यानी लड़ाई से मुझे याद आया कि मज़ीद लड़ाई वाले सीन में ना यहाँ पे भी इसके थोड़ा सा एक शेप आएगा। ये है खून का, और यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ मज़ीद लाइंस हैं। तो ये सब मुझे बाद में वो करनी होंगी फेयर, सही। तो इस तरीके से अब मैं बताऊंगा आपको अगले फ्रेम पे कैसे बढ़ता है। तो जैसे मैं अगले फ्रेम पे आया और मुझे इसकी ड्राइंग स्टार्ट करनी है, तो अब मैं डायरेक्ट जब ड्रॉ करना शुरू करूँगा तो मुझे पता चलेगा भाई ये बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगेगा। तो क्योंकि इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, यानी ये सीधा हाथ उल्टा हाथ पे नहीं देख रहा, ये खाली ऊपर नीचे होगा थके हुए में, तो हम एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि पहला फ्रेम लिया मैंने और उसको मैंने कॉपी किया, और उसे कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया दूसरे फ्रेम में। और दूसरे फ्रेम में फिर मैंने क्या किया कि इधर से कंधे मिटा दिए और इनको हल्का सा मुझे ऊपर लाना है कंधों को, और बाकी चीज़ें नहीं बनानी। और ये जो सर है इसको पकड़ के मैं हल्का सा नीचे ले आऊँगा, ताकि ऐसा लगे कि ये वाकई बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तो हल्का सा सर से उठाया मैंने और हल्का सा नीचे ले आया। इससे कंसिस्टेंसी भी ठीक रहेगी और ज़्यादा मसला भी नहीं होगा मुझे। ओके, तो हल्का सा ऊपर कर देता हूँ इसके मैं कंधे को।
गुड है। तो इसी तरीके से अब जैसे मैं 2 फ्रेम बना लिए, पहला दूसरा, अब दूसरे में इसका मुंह हल्का सा बंद हो रहा है जैसे कि आप उस पर देख सकते हैं। तो अब मैं इसके मुंह को हल्का सा बंद होता हुआ दिखाऊंगा। तो पुराना मुंह मैं मिटाऊंगा पूरा, फिर नया मुंह बनाऊंगा हल्का सा नीचे, और ऐसा लगेगा कि बंद हो रहा है। अब प्ले करता हूँ। सही। अब मज़ीद ये जितने फ्रेम्स हैं इनको मैं फेयर करूँगा बैठ के। इन्हें मैं मिलता हूँ आपसे फेयर करने के बाद। तो मैंने आखिरकार इसे फेयर कर ही दिया है, और कुछ ज़्यादा ही थक गया ये भी ये भी थक गया और मैं भी थक गया। तो आई थिंक आपको स्पीड में थोड़ा बेहतर लग रहा होगा, लेकिन बनने में थोड़ा टाइम लगा था, इतना ज़्यादा भी नहीं लगा था, बस बन गया था। तो अब मैं एक और नई लेयर बनाऊंगा जिसमें हम सब कुछ फेयर करेंगे। और फेयर करने का मेथड क्या है कि प्लस दबाऊंगा, एक नई लेयर बनेगी, और अब ये जो पुरानी लेयर है इसे मैं लॉक कर दूंगा और इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। सही। तो अच्छा, ये जो मेथड है असली एनिमेशन स्टूडियोज़ भी तकरीबन इस जैसे ही मेथड इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपको एग्जैक्टली पता ना चले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इधर जो है ना, इस लेयर को यहाँ से पकड़ के बड़ा कर देते हैं, किसी भी लेयर को बड़ा करना हो। खैर, इधर अब मैं फेयर करूँगा, तो फेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो पेंसिल टूल है, पेंसिल मोड, इसका ऑन करके ये ज्योमेट्रिकल टूल पे क्लिक करना होगा, और यहाँ जाके आपको पॉली लाइन सेलेक्ट किया हुआ है। सही है, पॉलीगॉन पॉली लाइन मिल रहे थे इसलिए मैंने सेलेक्ट कर दिया। दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है, आपकी लाइन बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं है। बहुत ज़्यादा पतली होगी तो लाइन्स के बीच में गैप्स आने का ख़तरा है। तो मैं इसे 4 पे रखूँगा, और 4 पे रख के मैंने इधर लाइन्स खींचना शुरू कर दी। और इसे मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये जो ड्राइंग है मेरी, इसे मुझे जल्दी जल्दी ट्रेस करना है। अच्छा, ये लाइन खींचते हुए अगर कोई गलती हो गई तो आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये एक स्टेप पीछे चले जाएगा, और इसे इस तरह ड्रॉ करके बंद कर देना है। अच्छा, इसकी कोई भी जगह आप खुली रखेंगे तो जब पेंट बकेट टूल से कलर भरते हैं ना, तो वो खुली जगह से पेंट बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से इसे हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि पेंट बाहर तो नहीं आ रहा। पेंट बाहर नहीं आ रहा, कैसे पता चलता है पेंट बाहर कहाँ से आ रहा है? तो मैं बताता हूँ कि जैसे अगर मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ से ना मुकम्मल बंद है ये, तो मैं व्यू पे जाऊँगा, और व्यू पे जाके मैं चेक करूँगा फिल चेक। फिल चेक पे जाऊँगा तो ये ग्रे एरिया भर के दिखा देगा कि इधर कलर भरा जा सकता है, इधर से लीक नहीं होगा। और अगर मैं इस फिल चेक को हटा दूँगा और कंट्रोल Z दबाऊँगा, ये हिस्सा खुला रह जाएगा। अब व्यू में जाऊँगा, अब फिल चेक करूँगा तो ये दिखाएगा कि यहाँ तो कलर नहीं भर सकता, लेकिन इस हिस्से के अंदर पूरा भर जाएगा क्योंकि ये कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है फिल चेक का। इसी तरह फिर ये इंक ओनली, बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड चेक, या फिर इधर मज़ीद हैं गैप चेक। गैप चेक में चेक करेगा कौन कौन से गैप खुले हुए हैं। इतने बड़े गैप को ये अलग ही हिस्सा डिटेक्ट करता है, वरना जो छोटे छोटे गैप होते हैं वो ये पता लगा लेते हैं। जैसे इधर ऑटोमेटिकली इसने लाइन दिखा दिया पर्पल कलर की, और इधर देखें इधर खुद ही दिखा दी कि इधर इधर गैप है, तो हमें दूर से ही पर्पल कलर दिख जाएगा। तो इन फिल चेक और गैप चेक को मैं ऑन करता हूँ, और ये आई थिंक दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वाला एनिमेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा एडवांस है, तभी इसमें ये वाली फ़ीचर्स है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं इसका लाइन आर्ट फेयर करके थोड़ी सी देर में वापसी आता हूँ। तो अभी मैंने ट्रेस कर लिया है नीचे जो रफ स्केच था उसको। अब इधर जो इसके मुंह पे दाग धब्बे थे उनको मैं दूसरे तरीके से ट्रेस करूँगा, वो मैं बता दूँगा। तो अब ये आर्ट फेयर हो गया, प्ले करके देखते हैं।
काफ़ी बेहतर है। अच्छा, इसकी एक आँख मैंने थोड़ी वैसी की है, एसिमेट्रिकल नहीं होती, जैसे एक आँख बड़ी छोटी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही बंदा जब थक जाता है तो थोड़ा साइकी हो जाता है, इस तरह दिखाने की कोशिश किया। खैर, तो ये शदीद थकाव है। और अब मैं इसके अंदर शेडिंग मेथड बताऊंगा जो एनिमेशन स्टूडियोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे हमें कलर स्कीम्स, कलर स्टाइल्स सेट करने होंगे। उसके लिए मैं इसकी कैरेक्टर शीट लूँगा। ये कैरेक्टर शीट तो नहीं है, कैरेक्टर शीट थोड़ी पेचीदा होती है, ये आप समझ सकते हैं। ये इसका लाइट वर्जन है कैरेक्टर शीट का, जिसमें खाली क्योंकि मुझे एक सीन के लिए दिखाना था तो मैंने कहा कौन बैठ के इसकी कैरेक्टर शीट बनाए। तो इसको मैं यहाँ उल्टा हाथ पर रखता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो ये लेयर है इस पर इसके कलर्स जमा करूँगा। वैसे मेरे पास ये कलर TPL फॉर्मेट में मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने कलर चूज़ करके यहाँ जमा करूँगा ताकि आपको मेथड समझ में आए। तो सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको दिखेगा RGB पिकर टूल, और यहाँ से जाके इसके बालों का कलर में पिक करूँगा, सही। और फिर इसको मैं प्लस दबाऊँगा और इन्हीं बालों के कलर को मैं हल्का सा ब्राइट कर दूँगा ताकि बाद में मुझे लाइट दिखानी हो तो मैं सही तरह दिखा सकूँ। फिर मैं इसके मुंह के कलर को सिलेक्ट करूँगा और उसी की मैं एक और कॉपी निकाल के प्लस पे क्लिक करेंगे तो कॉपी निकलेगी, और उसे हल्का सा डार्क कर दूँगा स्किन कलर को। आई थिंक इतना डार्क काफ़ी है, सही। और कौन कौन सा कलर है, इसकी टाई और आँखों का कलर सेम है, तो मैंने प्लस दबाया। प्लस दबाना पड़ेगा आपको नया कलर सेलेक्ट करने के लिए। तो ये मैंने हल्का सा डार्क कलर चूज़ कर लिया। और ऑरेंज को मैं प्लस दबा के ऑरेंज का एक और वर्जन मैं डार्क चूज़ कर लूँगा। तो हर कलर का मैं एक शेड भी साथ साथ में डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, और मज़ीद कौन से कलर की ज़रूरत पड़ेगी, वाइट, आँखों के लिए वाइट कलर की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस दबाऊँगा आँखों के अंदर शेडिंग के लिए हल्का सा एक और डार्क वाइट चाहिए होगा, वो मैंने यहाँ रखा। अब मज़ीद इसमें आई थिंक इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा डिटेल शेडिंग करनी नहीं है, एनिमेशन है, पेंटिंग नहीं है। तो आई थिंक इसकी आंखों के ऊपर एक डॉट है जो मैं बाद में फ्रेम बाय फ्रेम डाल दूँगा, सही है। तो ये मैंने कलर स्टाइल्स रेडी कर दिया। अगर मैं यहाँ 3 जो लाइनें दिख रही यहाँ क्लिक करूँगा और सेव पैलेट टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो, और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा, किस नाम से, उस्ताद के नाम से, और मैंने कर दिया सेव। तो इससे क्या होगा, जब मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे उस्ताद के नाम से एक फ़ाइल दिख जाएगी। इसे खोलने के लिए मुझे अगली बार क्या करना होगा कि जब मैं ये कैरेक्टर एनिमेट कर रहा हूँगा, जो मेरा पैलेट पड़ा हुआ है कलर, उसे उठाऊँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा, तो इस तरह खुल जाएगा नाम के साथ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना बहुत आसान है। अब मैं इसके ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसमें पैलेट आए हुए हैं, पूरे इसके कलर स्कीम्स आए हुए हैं। अब इस पर रंग करने से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है प्लस दबाया मैंने और इसका कलर कर दिया शदीद रेड। रेड भी कर सकते हैं आप और ब्लू भी कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में हाइलाइट्स एंड शेडो के लिए रेड और ग्रीन इस्तेमाल होता है, नहीं आई थिंक रेड और ब्लू, हाँ। तो मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है और इससे मैं पॉलीलाइन टूल सेलेक्ट करूँगा और इधर डिफ़ाइन करूँगा कि कहाँ का शेडोज़ आएगा। तो ये वाला एरिया मैंने इधर ड्रॉ की ब्लू लाइन, यहाँ पे आएगा शेडो, और टाई के नीचे शेडो आएगा, गले के नीचे, टाई के नीचे, आँखों पे, और इन आँखों पे। तो आँखों पे, गले के नीचे, टाई के नीचे, अभी मैं याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और बालों के ऊपर। ये मैंने लाइंस खींच दी हैं। अच्छा, अगर इस ब्लू को जाके मैं, बल्कि थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि इन्हें गायब कैसे करेंगे कलर करने के बाद। और मैं एक ही लेयर में हूँ अभी, तो इसी तरह अब मैं इसको दूसरी लेयर्स में भी बना दूंगा जहाँ मुझे शेडोज़ डालने हैं। तो मिलता हूँ आपसे शेडोज़ लाइन डालने के बाद।
नॉर्मल हो गई हैं, हाँ हो गई हैं। तो अब इन शेडिंग्स लाइन पे हम वापसी आते हैं और देखते हैं कि इनको मैं कलर कैसे करूँगा। सही है, तो नीचे की रफ लेयर मैंने ऑफ कर दी और अब इसे प्ले करके देखता हूँ मैं। ओह उस्ताद पॉडरी बहुत थक चुके हैं। अब इस पर मैं कलर करूँगा और कलर्स के लिए मैंने बकेट टूल लिया। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्किन पे मैंने कलर किया ये वाला पीच और ये ब्लू हिस्सा गायब नहीं हो रहे, तो इन्हें गायब करने के लिए एक टेक्निक होती है। ये जो ब्लू शेड लाइंस है इसमें मैंने इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया, स्टाइल एडिटर पे क्लिक किया और इधर जाके सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके ऑटो पेंट फॉर लाइंस पे ऑन कर दिया, इसे चेक कर दिया। सही है, ऑटो पेंट फॉर लाइंस यहाँ से भी चेक हुआ है। अब मैं इधर क्लिक करूँगा ना किसी कलर से, पीच कलर से, तो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर गायब हो जाएगा। सही, तो और इधर जो है यहाँ एक ब्रश टूल है, उससे क्या होता है कि ये जो जितने भी वो हैं अल्फ़ा कलर्स हैं उनके ऊपर भी हम पेंट कर सकते हैं। अल्फ़ा कलर से मुराद ये जो लाइंस है इनके ऊपर पेंट कर सकते हैं आराम से। बस मुझे ऊपर जाके इसे लाइंस पे सिलेक्ट करना है और इन लाइंस के ऊपर मैं कलर करूँगा थोड़ा डार्क वाला। सही है, तो फ्रेम बाय फ्रेम करके दिखाता हूँ इस तरह। अभी ऑटोमेटिकली लाइंस को डिटेक्ट करके इन पे ही कलर कर रहा है। ये टूल आप याद कर लें, यहाँ पे होता है ब्रश का साइन बना हुआ है, स्मार्ट रास्टर पेंट टूल। तो ये स्मार्ट रास्टर पेंट टूल है, इससे मैं इनके ऊपर, इन लाइनों के ऊपर डार्क कलर कर रहा हूँ। मैं दूसरी जगहों पे कलर करूँगा। ये मैंने स्किन कलर सेलेक्ट कर लिया और अब पेंट बकेट टूल से मैं स्किन पे कलर करूँगा इसकी। तो फाइनली मेरा सीन रेडी हो गया है और इसमें एक कैरेक्टर शदीद थका हुआ एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ मैं। कलर्स आपने देख लिया मैंने किस तरीके से बने हैं और इसमें यानी कंपोजिटिंग तो एक अलग टॉपिक है जिसमें हम कैरेक्टर को यानी इसके पीछे बैकग्राउंड डालते हैं और डायलॉग्स वगैरह डालते हैं, वो मैंने अपने कोर्स में बताया बेसिक तरीके से। वैसे कंपोजिटिंग डिटेल मौजूद है, तो यानी अगर इससे बैकग्राउंड डाल के लाइटनिंग करेंगे तो काफ़ी और मज़ीद बेहतर लगेगा, लेकिन आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है और उम्मीद है ये काफ़ी बड़ा ट्यूटोरियल हो गया है यार। यानी इसे आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए इसमें। सही है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और ज़रा मुझे बना के भेजें, मैं देखूंगा भी, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। देखूंगा भाई मुझे आप भी कुछ इस तरह का कोई कैरेक्टर बनाएं कुछ करते हुए और मुझे ज़रूर बना के भेजें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही समझा पाया हूँ या नहीं। भाई कोई कन्फ्यूजन या सवाल हो तो भी आप मज़ीद पूछ सकते हैं। सवाल करने के लिए मोस्टली मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, यानी पोस्टिंग कम करता हूँ लेकिन सवाल जवाब के लिए मोस्टली इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं उसे ये उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।